गुड मॉर्निंग क्लास। आप लोगों के फसल उत्पादन सब्जेक्ट में चैप्टर नंबर 3 में कंटिन्यू कर रहा हूँ। चैप्टर नंबर 3 में मैं पहले आप लोगों को खाद के बारे में समझा चुका हूँ कि खाद क्या होती है। इसमें पहले जो मैंने एक्सप्लेन किया था उसके बाद अब जो टर्म है दैट इज कंपोस्ट खाद। कंपोस्ट खाद किसे कहते हैं? ठीक है, कंपोस्ट खाद बेसिकली जो सड़े गले पदार्थ होते हैं उन्हें जो हमारे शहरों से निकलने वाले या कृषि से निकलने वाले जितने भी पदार्थ होते हैं उन पदार्थों को या उनके अवशेषों को सूक्ष्म जीवों के द्वारा विशेष दशाओं में विच्छेदन करके इस खाद का निर्माण किया जाता है। विच्छेदन करना मतलब उसे तोड़ देना। जो भी पदार्थ है उसे सड़े गले पदार्थ को और सड़ाकर उसे तोड़ देना, वो टूटकर खाद में बदल जाता है। ठीक, उसे हम बोलते हैं कंपोस्ट। कंपोस्ट खाद बनाने की विधियों को मुख्य रूप से दो भागों में बांटा गया है। पहला है पुरानी विधि और दूसरा है नवीन विधि। ठीक है, किसके टाइप में ये कंपोस्ट खाद की दो तरह की विधियां हैं। पहले एक बार कंपोस्ट खाद की डेफिनेशन पढ़ देता हूँ। घर के कूड़ा करकट, मनुष्यों के मल, पशुओं के गोबर, पौधों के अवशेष पदार्थों आदि का सूक्ष्म जीवों द्वारा विशेष दशाओं में विच्छेदन द्वारा बनी खाद कंपोस्ट खाद कहलाती है। ठीक है, हमारे घर के जो भी कूड़ा करकट है या कृषि से जो भी कूड़ा करकट निकल रहा है उन सब के विच्छेदन से जो बन रही है वो कौन सी खाद है? कंपोस्ट खाद। इस कंपोस्ट खाद के दो भाग हैं, पहला पुरानी विधि और दूसरा नवीन विधि। मतलब पहले जो विधियां यूज होती थी और अब जो विधि यूज होती है उसके हिसाब से दो भाग इसके हैं। पुरानी विधि में दो विधियां हैं, इंदौर विधि और बंगलोर विधि। ठीक है, ये दो टाइप हैं। पहली कौन सी है? इंदौर विधि और दूसरी बंगलोर विधि। और इसी तरह नवीन विधि में नाटेड कंपोस्ट विधि और दूसरी है वर्मी कंपोस्ट विधि। ठीक है, अब इनके बारे में अंतर भी है, लेकिन मैं सबसे पहले शुरू करना चाहूंगा पुरानी विधि में इंदौर विधि। इंदौर विधि जो बनाई गई थी, इंदौर जिले में बनाई गई थी। और इसका क्या खासियत थी कि इसमें जो गड्ढे होते थे 4.2 गुणित 0.9 गुणित 0.6 इनके गड्ढों की साइज। जब गड्ढे हम बनाते हैं तो उसके लिए कितना गड्ढा बनाना है, तो इंदौर विधि में साइज जो थी उसकी थी 4.2 गुणित 0.9 गुणित 0.6। इसमें दो दो जोड़ी के 33 गड्ढे बनाए जाते थे और हर एक गड्ढे की जो डिस्टेंस है उनके आपस में जितनी दूरी है वो कितनी होती थी? 4 मीटर। ये मैंने यहाँ लिखा था। दो दो जोड़ी के 33 गड्ढे और उनके बीच की दूरी कितनी थी? 4 मीटर। ठीक, और इस गड्ढे को लगभग 3/4 भाग तक भर दिया जाता है। कितना भाग? 3/4। मतलब बचा हुआ भाग कितना है? 1/3। ये 1/3 भाग किस लिए होता था? उसे पलटने के लिए। जब हम खाद बनाते तो उसे पलटने के लिए भी जगह होनी चाहिए, तो 3/4 भाग तो भर देते थे और 1/4 भाग खाली रखते थे जिससे कि उसे पलटा जा सके। ठीक, अब इसमें जो सेंटीमीटर में परत दे रखी है, 15 सेंटीमीटर की परत, मतलब इसमें पहले कूड़ा करकट डाल दिया जाता था। उसके ऊपर ये कितनी होती थी? 15 सेंटीमीटर की एक परत बना दी। उसके ऊपर मानव मल डाल दिया जाता था, वो भी 15 सेंटीमीटर की परत। उसके ऊपर फिर कचरा डाल दिया जाता था, फिर मिट्टी डाल दी जाती थी। ऐसे अलग अलग परत कितने कितने सेंटीमीटर की? 15-15 सेंटीमीटर की परत बना दी जाती थी। ठीक है, इस तरीके से जो कंपोस्ट बनाने की विधि थी इंदौर विधि, उसमें जो परत बनाते थे वो किस किस चीज की? पहला शहरी कूड़ा करकट, जो कूड़ा करकट मार्केट से मिला है। दूसरा पौधों के अवशेष डाल दिए जाते थे, जैसे लकड़ी का बुरादा, भूसा या जो भी अवशेष है, टुकड़े, पत्तियां, ये सभी। फिर पशुओं का मल डाल दिया जाता था। फिर मूत्रयुक्त मिट्टी डालते थे। कौन सी? जो पशुओं के पालने की जगह जो हमें मिलती है वहाँ ऐसी मिट्टी जो मूत्र से भरी हुई हो, ऐसी मिट्टी को भी इसमें डाल दिया जाता था। फिर लकड़ी की राख डाल देते हैं और फिर जल और फिर वायु। इन चीज़ों की जरूरत से इन गड्ढों को भर दिया जाता था। इस तरीके से इंदौर विधि में खाद तैयार किया जाता है।
ये कौन सी थी? इंदौर विधि। इंदौर विधि को बेसिकली हार्वर्ड और वार्ड 1931 में इंदौर में इन्होंने बनाया था, हार्वर्ड और वार्ड ने। याद रखिएगा ये ऑब्जेक्टिव आ सकते हैं, इसलिए इंदौर विधि का किसने बनाया था? हार्वर्ड एंड वार्ड। अब इसी के बाद बंगलोर विधि शुरू हुई। बंगलोर विधि को आचार्य विधि भी कहते हैं, ठीक है। CN आचार्य जो थे उन्होंने इस विधि को बनाया था और उन्होंने बेंगलोर के इंस्टीट्यूट में इसे बनाया था, इसलिए इसे बंगलोर विधि कहा जाता है। इसमें जो खाद बनाई जाती है वो शहर की जनसंख्या के अनुसार गड्ढे की साइज बनाई जाती है। जितनी जनसंख्या होगी उस हिसाब से उसके गड्ढे तैयार किए जाते हैं। जिस भी शहर में बना रहे हैं उस शहर की जनसंख्या के हिसाब से। 1.5 मीटर, जहां 4 मीटर के गड्ढों की दूरी थी, यहाँ पर गड्ढों की दूरी कितनी रहती है? 1.5 मीटर। 6 से 9 इंच तक कूड़ा करकट डालते हैं, फिर 2 से 3 इंच तक मानव मल डालते हैं और फिर 1 से 2 इंच तक मिट्टी डाल दी जाती है, ठीक है। परत कैसी कैसी तैयार हुई? पहले 6 से 9 इंच कूड़ा करकट डाल दिया, फिर 2 से 3 इंच मानव मल और फिर 1 से 2 इंच मिट्टी डाल दी जाती है। ये मिट्टी इसलिए डाली जाती थी ताकि इसमें से बदबू ना आए। जब इसे एक के ऊपर एक परत डालते हैं तो मानव मल जब डाला जाता है, बेसिकली शहर से क्या मिलता है? मानव मल ज्यादा मिलता है, तो इस मानव मल की बदबू ज्यादा आती है, तो उस बदबू को रोकने के लिए ऊपर मिट्टी डाली जाती थी 1 से 2 इंच की, ताकि उस परत के कारण इसकी बदबू ना आए, ठीक है। और इसे जितना भी जैसे 1.5 मीटर के डिस्टेंस पर गड्ढे बनाए गए हैं, दूर दूर बनाए गए हैं, इतनी डिस्टेंस पर इसे भी पलटने के लिए जगह रखी जाती थी। जैसे उसमें हमने कहा था कि 3/4 भाग भरते हैं, इसमें भी गड्ढे को इतना भरा जाता था जिसे आसानी से पलटा जा सके, लेकिन इसे ऊपर से मिट्टी से ढकने के बाद फिर इसे वहीं रहने दिया जाता था, जिससे 4 से 5 माह में इससे खाद तैयार हो जाता है, ठीक है। कितना समय लगता है? 4 से 5 माह। अब इसके बाद जब हम नवीन विधि की बात करें तो नवीन विधि में फिर 2 टाइप हैं, नाडेप कंपोस्ट विधि और वर्मी कंपोस्ट विधि। याद रखिएगा सबसे ज्यादा जो आने के चांसेस है ऑब्जेक्टिव, वो नाडेप विधि के बारे में पूछा जाता है कि इसे बनाने वाले कौन थे। महाराष्ट्र के एक साधारण किसान जिन्होंने नाडेप विधि को बनाया था, ठीक है, उनका नाम था श्री नारायण देवराव पंडरी पांडे। क्या नाम है? नारायण देवराव पंडरी पांडे, ठीक है। और नाडेप काका भी इन्हें कहा जाता था। क्या कहा जाता था? नाडेप काका। नॉर्मली एक किसान थे, इन्होंने जब शुरुआत की तो इन्होंने खाद कैसे तैयार की कि इन्होंने जो गड्ढे बनाए, इनकी जो मतलब विधि है उसमें यही तरीका है कि उसमें एक टाका भर दिया जाता है। टाका भरना मतलब एक ऊंचे स्थान तक लेयर बनाते हैं, एक के ऊपर एक परत चढ़ाते जाते हैं और जमीन से ऊंचाई पर इनका जो ढेर होता है वो बनता है, ठीक है। तो इस तरीके से जो नाडेप विधि है उसमें जो भी पोषक तत्व है, जैसे बाकी विधियों में पोषक तत्व की कमी आ जाती है, लेकिन नाडेप विधि में पोषक तत्वों की कमी नहीं होती है। इसलिए जो टाका भरा जाता है वो कैसे भरा जाता है? भूमि समतल होती है जिसमें जल भराव ना हो, ऐसी भूमि का उपयोग करते हैं। ईंट से 2 मीटर चौड़ा, 3.30 मीटर लंबा और 1 मीटर ऊंचा जालीदार टाका या ढांचा तैयार कर दिया जाता है, ठीक है। इसकी जो दीवारें हैं वो कितनी? 22 सेंटीमीटर मोटी होती है। इसको भीतर की दीवार को गोबर और मिट्टी से लीप दिया जाता है। इस तरीके से इसका टाका तैयार होता है, ठीक। अब इसमें क्या क्या मिला दिया जाता है? वानस्पतिक कचरा जितना भी हो, और तालाब या नाले की छनी हुई मिट्टी, और तीसरा पानी। इन तीनों चीजों का उपयोग करके इसे कंप्लीट कर दिया जाता है। इस तरीके से नाडेप विधि का उपयोग करते हैं। नाडेप विधि में बेसिक चीज यही है, सबसे ज्यादा खास चीज यही है कि इसमें जो भी खाद बन रहा है उसमें पोषक तत्वों की कमी नहीं आती है, उसमें पोषक तत्व पूरी तरीके से विद्यमान होता है। अगला है वर्मी कंपोस्ट विधि। वर्मी कंपोस्ट विधि आपने सुन भी रखी है, समझते भी हैं और आपने पहले कहीं देखी भी होगी। वर्मी कंपोस्ट विधि में किसका उपयोग किया जाता है? वर्मी का। वर्मी मतलब केचुए का, ठीक है।
केंचुए के उपयोग से बनाई गई खाद वर्मी कंपोस्ट विधि कहलाती है। इसमें क्या होता है, जितने भी कार्बनिक पदार्थ या जितना भी कूड़ा करकट होता है वो केंचुओं को दे दिया जाता है खाने के लिए। तो केंचुओं की पाचन शक्ति से केंचुए उसे पचाते हैं, खाते हैं, निगलते हैं, पचाते हैं और उसे खाद में बदल देते हैं। ठीक है, इससे बनने वाली खाद की खास खासियत क्या होती है कि वो खाद भुरभुरी रंग की होती है, भूरे रंग की होती है, उसमें कोई बदबू नहीं होती, बदबू रहित होती है और सबसे ज्यादा अच्छी, जिसका कि कोई साइड इफेक्ट जिसको बोलते हैं कि जिसका कोई इफेक्ट नहीं होता, हमारी जो फसल है उसको कोई नुकसान नहीं होता, इस तरीके की खाद इसमें तैयार होती है। वर्मी कंपोस्ट के गुण में पढ़ देता हूँ। वर्मी कंपोस्ट विधि से जो बनती है उस खाद में पहली बात भौतिक गुण क्या होते हैं, जैसे पहला है वर्मी कंपोस्ट दानेदार गहरे भूरे काले रंग का मुलायम पदार्थ। कैसा पदार्थ है, भूरे रंग का या काले रंग का, गहरे काले रंग का या भूरे रंग का पदार्थ होता है जो मुलायम होता है। दूसरा बदबू रहित होता है, खरपतवार रहित और हानिकारक जीवाणु रहित होता है, इसमें कोई हानिकारक जीवाणु भी नहीं होते और इसके कणों पर म्यूकस जैसा पदार्थ चढ़ा होता है। म्यूकस मतलब जो पेड़ पौधे सड़ जाते हैं, खत्म हो जाते हैं, उनके ऊपर पदार्थ होता है, वैसा ही इसके ऊपर पदार्थ चढ़ा होता है। इसके महत्व क्या क्या है, तो पहला महत्व तो यही है कि ये बाकी खाद के मुकाबले 8 से 10 गुना ज्यादा, गोबर खाद की जो है गोबर खाद के मुकाबले 8 से 10 गुना ज्यादा गुणवत्ता वाला खाद है। ठीक, फिर इसमें नमी होने के कारण जितने भी पोषक तत्व होंगे उनमें पौधे जो हैं, जितने भी जीवाणु हैं वो जीवाणु कई क्रियाएं करते हैं जिससे हमारे पौधे को पोषक तत्व मिलते रहते हैं। नमी के कारण जितने भी जीवाणु होंगे वो कोई भी क्रिया करेंगे और उससे पोषक तत्व जो मिलते हैं वो हमारे पौधे को आसानी से मिल जाते हैं। फिर जल धारण क्षमता को ये खाद बढ़ा देती है। जितना भी ये प्राकृतिक खाद है इसलिए इसका कोई भी हानिकारक प्रभाव हमारी फसल पर नहीं होता और यह खाद टिकाऊ खेती के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। ठीक है, इसी के कारण भूमि में वायु संचार बना रहता है और कीट और बाकी रोगों का प्रभाव भी कम हो जाता है। इस तरीके से वर्मी कंपोस्ट खाद का यूज हम करते हैं। अब बात है वर्मी कंपोस्ट बनाते वक्त इसमें क्या क्या सावधानियां रखनी चाहिए। पहला, कंपोस्ट बनाने की एक बड़ी इकाई की अपेक्षा छोटी छोटी इकाइयों का प्रयोग अच्छा होता है। मतलब एक बहुत बड़े लेवल पर कंपोस्ट खाद बनाने के बजाय हमें क्या करना चाहिए, उसे अलग अलग भागों में बांट देना चाहिए, छोटे छोटे गड्ढे और उनको उनके हिसाब से अलग अलग पार्ट में डिवाइड कर देना चाहिए। बहुत बड़े लेवल पर इसे करने की बजाय छोटे छोटे लेवल पर करना चाहिए। दूसरा, कंपोस्ट के ढेर में रेंगकर प्रवेश करने वाले कीट हानिकारक नहीं बल्कि सहायक होते हैं। इनमें रेंगने वाले जितने भी कीट होते हैं उनका उपयोग किया जाना चाहिए। फिर केंचुआ तापक्रम संवेदी होते हैं, मतलब ये तापमान का इन पर जल्दी असर होता है, इसलिए इनको जो भी जहाँ भी ये कंपोस्ट खाद बनाई जाती है वहाँ पर छाया का प्रबंध करना जरूरी होता है और बार बार पानी का छिड़काव करना भी जरूरी होता है। फिर बरसात के मौसम में खाद के स्थान पर पानी नहीं भरना चाहिए। जहाँ आप खाद बना रहे हैं वहाँ पर ऐसा स्थान ना हो कि वहाँ पानी भर जाए, उससे भी हानिकारक प्रभाव होते हैं। फिर रासायनिक उर्वरकों को इसके साथ नहीं मिलाना चाहिए और जमीन में इस खाद का प्रयोग करने के बजाय वहाँ पर कीटनाशक या दवा का उपयोग नहीं करना चाहिए, बल्कि केंचुए के अंडे और कोकून भी खेत में आ जाते हैं जो कि लाभदायक होंगे, तो हमें उनके साथ रासायनिक खाद का प्रयोग नहीं करना चाहिए। अगर हमने वहाँ रासायनिक खाद का प्रयोग किया तो उसके हानिकारक प्रभाव केंचुए के अंडों पर भी पड़ता है, इसलिए उस खाद का प्रयोग ना करें और बिना रासायनिक खाद का प्रयोग करें अगर हमने इसका उपयोग किया तो केंचुए के अंडे जो हैं वो खाद के साथ हमारी फसल पर भी आ जाते हैं, जहाँ फसल है वहाँ, तो उससे क्या होगा, वहाँ भी कार्बनिक पदार्थों को तोड़कर ये वहाँ भी खाद तैयार कर सकते हैं। मतलब जैसे जब जो खाद हमने खेत में डाली है उसमें केंचुए के अंडे कोकून जो स्टार्ट हुए तो उससे वहाँ भी केंचुए इकट्ठे होंगे और उनसे भी खाद तैयार होगी, वो भी खाद में मदद करते हैं जिससे कि हमारी फसल को और फायदा हो सके। इस तरीके से कंपोस्ट खाद का उपयोग, वर्मी कंपोस्ट खाद का उपयोग हम कर सकते हैं।
तो कुल मिलाकर ये 4 तरीके थे जिन्हें मैंने आपको एक्सप्लेन किया है। पहले इंडोर विधि, फिर बंगलोर विधि जो कि पुरानी विधियों में है, फिर नवीन विधि में नाइट्रेट कॉम्पोस्ट विधि और वर्मी कंपोस्ट विधि। ठीक है, तो इन विधियों का उपयोग हम आजकल करते हैं। सबसे ज़्यादा किसका यूज हो रहा है? वर्मी कंपोस्ट विधि। ठीक, जिससे कि एक हानिकारक जो प्रभाव होता है वो नहीं होता है और ये 8 से 10 गुना गोबर से ज़्यादा गुणवत्ता वाली खाद होती है। ठीक है, तो इन चीज़ों को आप लोग नोट कर लें अच्छे से। ठीक, थैंक यू क्लास।